नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे नेता हो गए। आपको बता दें कि बीजेपी को भले ही अपने बलबूते पूरा बहुमत नहीं मिला, लेकिन सहयोगी दलों के साथ एनडीए गठबंधन को बहुमत से 21 सीटें ज्यादा मिली और मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बन गई। बता दें कि आम चुनावों में मोदी को उनकी ध्रुवीकरण की राजनीति से तगड़ा झटका लगा और जनता ने मोदी को पूरी तरह से नकार दिया और बीजेपी महज 240 सीटों पर ही आ गई। लेकिन कहावत है ना कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। ये कहावत नरेंद्र मोदी पर जो बिल्कुल सटीक बैठती है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा तो करते हैं, लेकिन नीट मामले पर चुप हैं। मन की बात करते हैं, लेकिन जनता के मन की बात जानने का प्रयास नहीं करते, सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। देश में हुए भ्रष्टाचार एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। किसान आज भी सड़कों पर है, लेकिन मोदी की तानाशाही कम होने का नाम ले ही नहीं रही है। बैसाखी पर आने के बाद भी मोदी को जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। वहीं तमाम आशंकाओं को दरकिनार करते हुए सरकार ने बीजेपी सांसद ओम बिरला को दूसरी बार भी स्पीकर बनवा दिया। इसके साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष ने भावी राजनीति की नई इबारत भी लिख दी है, जो भारतीय संविधान को लेकर आरोपों प्रत्यारोपों की लड़ाई बनकर सामने आ रही है। लोकसभा चुनावों में विपक्षी इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस ने बीजेपी के 400 पार के नारे को संविधान बदलने के खतरे से जोड़कर संविधान की हिफाजत करने को जबरदस्त चुनावी मुद्दा बनाया। वहीं चुनावों में बीजेपी को 63 सीटें गंवानी पड़ी और चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस के इस हमले का कारगर जवाब नहीं दे सकी। नई लोकसभा में सांसदों के शपथ ग्रहण के दौरान कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के ज्यादातर सांसदों ने संविधान की छोटी प्रति हाथ में लेकर जय संविधान का नारा लगाकर ये साफ कर दिया कि संविधान का मुद्दा सिर्फ चुनावों तक नहीं था, ये आगे भी रहेगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों के बाद होने वाले महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनावों में भी अगर संविधान का मुद्दा चल गया और दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों ने इंडिया गठबंधन की तरफ रुख कर दिया तो बीजेपी को इन सभी राज्यों में जबरदस्त नुकसान हो सकता है। वहीं विपक्ष के संविधान मुद्दे की काट के लिए बीजेपी ने आपातकाल के उन दिनों की यादें आगे कर दी हैं, जब 19 महीनों के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश में लोकतंत्र पर ताला लगा दिया था और राजनीतिक बंदियों से देश की जेलें भर दी गई थी। वहीं सदन में आपातकाल का मुद्दा इस सत्र में तब उठा जब स्पीकर ओम बिरला ने सदन में आपातकाल की निंदा की। बता दें कि सदन में लाए निंदा प्रस्ताव को बिरला ने पढ़ा और प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए आपातकाल की ज्यादतियों और जुल्मों का जिक्र विस्तार से किया। वहीं 50 साल बाद आपातकाल का जिक्र करके मोदी अपनी कमी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर अपने विकास के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं। सदन में भी अनर्गल मुद्दों पर बात करके अपनी कमी को मोदी के द्वारा छिपाने की कोशिश जारी है, लेकिन विपक्ष भी मजबूत स्थिति में है और सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। वहीं इस तरह बीजेपी ने कांग्रेस और उसके संविधान बचाओ नारे का जवाब देते हुए ये कहा कि संविधान अब नहीं तब खतरे में था जब देश पर आपातकाल थोपा गया था और ऐसा करने वाली कांग्रेस को संविधान बचाने का नारा लगाने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी के इस तीर ने कांग्रेस को भी परेशान किया। कांग्रेस इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के वो घटक दल जिनके नेता और कार्यकर्ता आपातकाल के शिकार हुए थे, कांग्रेस के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। वहीं इसकी एक झलक सदन में तब देखने को मिली जब ओम बिरला के प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस सांसद लगातार नारेबाजी करते रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी, डीएमके और राजद जैसी पार्टियों के सदस्य चुप रहे। वहीं सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जब शपथ लेने के बाद जय संविधान का नारा लगाया तो स्पीकर ने उन्हें टोकते हुए कहा कि संविधान की शपथ तो आप ले ही रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी आपातकाल का जिक्र आने पर भी कांग्रेस ने ऐतराज जताया और कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपना विरोध प्रकट किया। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ शिष्टाचार मुलाकात में भी कहा कि आपातकाल पर प्रस्ताव अनावश्यक था, क्योंकि इस मुद्दे पर कई बार बहस हो चुकी है। वहीं कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि 49 साल पुराने मामले को उठाकर बीजेपी सिर्फ अपनी खींच और डर जता रही है। बता दें कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने एक वीडियो जारी करते हुए मोदी सरकार के 10 साल पर अनेक आरोप लगाते हुए उन्हें अघोषित आपातकाल की संज्ञा दी है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अघोषित आपातकाल का जो है वो आरोप लगाया है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता ओंकारनाथ सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिस जनता ने 1977 में इंदिरा गांधी
मोदी और कांग्रेस को चुनाव हराकर उन्हें आपातकाल की सजा दी थी, उसी जनता ने महज 2.5 साल बाद इंदिरा गांधी को 2 क्षेत्रों रायबरेली और मेंढक से जिताया था और कांग्रेस को 350 से अधिक सांसदों का विशाल बहुमत भी दिया था। इस बीच जो है वो समाजवादी पार्टी ने संविधान के मुद्दे को नई धार देकर नई बहस शुरू कर दी है। सपा सांसद और दलित नेता आर.के. चौधरी ने संसद के नए भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से स्थापित सिंगोल को हटाकर वहां संविधान को स्थापित करने की मांग की है। वहीं सिंगोल को लेकर के आर.के. चौधरी कहते हैं कि सिंगोल राजतंत्र और तानाशाही के राजदंड का प्रतीक है, जिसकी भारत के संवैधानिक लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। उसकी जगह संविधान को स्थापित किया जाना चाहिए। आर.के. चौधरी के इस बयान का विपक्षी इंडिया गठबंधन ने पुरजोर समर्थन किया है, जबकि बीजेपी इसे भारतीय संस्कृति और तमिल जनभावना का प्रतीक बताते हुए सिंगोल का बचाव कर रही है। उधर बीजेपी आपातकाल के मुद्दे को जनता तक ले जाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए देश के हर जिले और चुनाव क्षेत्र में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें बताया जाएगा कि कैसे कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर संविधान का गला घोटा था। बता दें, बीजेपी की कोशिश है कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, जाति, अति पिछड़ों के बीच जो है वो संविधान बदलने का भ्रम जिस तरह कांग्रेस ने फैलाया है, उसकी काट आपातकाल के तीर से ही की जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। वहीं कांग्रेस मानती है कि आपातकाल के बाद 1980, 1984, 1991, 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जनता अपना जनादेश दे चुकी है। इसीलिए मुद्दा जो है वो अब नहीं चलेगा। ये आरोप प्रत्यारोप बताता है कि लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद संवाद और सहयोग की जो संभावना जताई जा रही थी, उसको पहले दिन ही नष्ट कर दिया गया है। ऐसा माना जा रहा था कि अब बीजेपी के बहुमत से काफी दूर रह जाने और सहयोगी दलों के समर्थन से चलने वाली एनडीए सरकार का रुख अब विपक्ष के प्रति बदलेगा। वहीं उम्मीद ये भी थी कि राहुल गांधी की अगुवाई में पहले से ज्यादा मजबूत विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष का संवाद और सहयोग का दौर शुरू होगा, क्योंकि विपक्ष की उपेक्षा अब संभव नहीं होगी। लेकिन जिस तरह के तेवर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने दिखाए हैं, उससे ये आशंका मजबूत हो गई है कि 18वीं लोकसभा में सहयोग और संवाद नहीं बल्कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ ज्यादा रहने वाली है। वहीं सरकार का साफ संदेश है कि भले ही मीडिया, राजनीतिक विश्लेषक उसे पहले की तुलना में कमजोर बोले, लेकिन अब वो भी उतनी ही मजबूत और ताकतवर है जितने पहले थी। दूसरी तरफ जो है विपक्ष ने ये संदेश सरकार और देश को दिया है कि 10 साल तक जो मनमानी सत्ता पक्ष ने की है अब वो नहीं चलेगी, क्योंकि अब विपक्ष भी मजबूत है। विपक्ष का कहना है कि भले ही सदन में संख्या बल सरकार के पास ज्यादा है, लेकिन मनोबल उनके पास ज्यादा है, क्योंकि सत्ता पक्ष की सीटें कम हुई हैं और विपक्ष के सांसदों की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। बता दें, दूसरे को कमजोर साबित करने और खुद को दूसरे से ज्यादा मजबूत दिखाने की ये होड़ आने वाले दिनों में और तेज होगी और संसद में सत्ता पक्ष और के प्रतिपक्ष का जो टकराव लगातार वह बढ़ता दिखाई देगा। बता दें कि नई लोकसभा में राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष बनकर आना भी बड़ी राजनीतिक घटना है। पिछले करीब 2 सालों में राहुल गांधी खुद में जिस तरह के बदलाव लाए हैं, वो एक आक्रामक विपक्षी नेता के रूप में उभर कर आए हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को हर मुद्दे पर निशाने पर ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं के साथ अपनी समझदारी बनाई है, उसने भी उन्हें स्वीकार्य बनाया है। अब वो लोकसभा में पक्ष के नेता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी के सामने होंगे। वहीं सीबीआई और सीवीसी, चुनाव आयोग जैसी संस्थानों की चयन समितियों के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री के साथ बैठकें और महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों में उन्हें बतौर नेता विपक्ष आमंत्रित किया जाएगा। आपको बता दें कि राहुल और मोदी के बीच जिस तरह खट्टे मीठे रिश्ते हैं, उनसे भी लोकसभा के भीतर